वेलकम एवरीवन। हम अपने थर्ड लेक्चर पे आ गए जेनेटिक्स पे। पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने जेनेटिक्स के टर्म्स, मेंडल के कैरेक्टर्स और वाई मेंडल चूजन पी प्लांट को देखा था। अब समय आ गया है कि मेंडल्स के लॉ को पढ़ा जाए, ताकि हम लोग ने जो टर्म्स वहाँ पे यूज किया था अब उसको यहाँ पे अगर अब यूज करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं मेंडल की। मेंडल का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में दिया था कि मेंडल टीचर बनना चाहते थे, लेकिन वो फेल हो गए थे, तो मॉन्क बन गए थे और फिर वहां पे उन्होंने पी प्लांट को ऑब्जर्व किया था और वहां पे ही अब जेनेटिक्स की थ्योरी दी थी। तो बात करते हैं कि उस मेंडल्स की थ्योरी उस समय पब्लिश्ड नहीं हुई थी, उसके पीछे का रीजन था। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जेनेटिक्स टर्म्स मेंडल ने नहीं दिया था, मेंडल ने टर्म दिया था फैक्टर। मेंडल ने टर्म दिया था फैक्टर, टर्म्स दिया था विलियम्स बेटसन ने, लेकिन थ्योरी जो पब्लिश कराई थी वो कोई दूसरे साइंटिस्ट थे। तो वहां हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले रीजन कि क्यों मेंडल की थ्योरी पब्लिश नहीं हो पाई थी, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि उस समय जो है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन एक नेचुरलिस्ट थे। उन्होंने एक बुक जो है कि पब्लिश करने के लिए पैनल में सबमिट की थी, उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन की बुक पब्लिश होनी थी, उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस बुक पे जो है कि बातें हो रही थी कि क्या है इस पे पब्लिश होने के लिए। और उस समय जो मेंडल का काम चल रहा था जेनेटिक्स पर, तो कोई उस समय जेनेटिक्स के बारे में नहीं जानता था। तीसरी बात, ये मैथ्स के टीचर बनना चाहते थे, तो मतलब इनकी कैलकुलेशन अच्छी थी। इन्होंने जो स्टैटिक्स मैथमेटिक्स की थी या इस जेनेटिक्स के लिए इन्होंने कैलकुलेशन किया था, वो स्टैटिक्स मैथमेटिक्स थी, वो किसी को उस समय समझ में नहीं आई थी। तो ये रीजन था जिस वजह से मेंडल्स की थ्योरी उस समय समझ में लोगों को नहीं आई थी, पब्लिश नहीं हुई थी, किसी ने जेनेटिक्स के बारे में सुना नहीं था, या तो कहें मेंडल कहीं ज्यादा ही आगे थे, इस वजह से किसी को समझ में नहीं आया था। तो अब बात करते हैं जिन्होंने, अब थ्योरी नहीं पब्लिश हुई थी, कुछ समय के बाद उनकी डेथ हो गई। बाद में उनकी थ्योरी को कुछ साइंटिस्टों ने पढ़ा और उसे पब्लिश करने के लिए अपना व्यू रखा। वो साइंटिस्ट थे आपके ह्यूगो डी वरीस, कार्ल कोरेन एंड स्ट्रेचर मार्क। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसे समझा और फिर पैनल में दिया और पब्लिश हुई। नाउ ये थी थोड़ी जेनेटिक्स की कहानी। अब बात करते हैं मेंडल की लॉ की। मेंडल की बात क्या करना है आपको, तीन लॉ तो मैं हर दो लेक्चर में बता ही चुका हूं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये तीन लॉ थे। अब इस लॉ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। डोमिनेंट हम समझ चुके थे पहले भी, क्योंकि टर्म इसीलिए हमने दो लेक्चर आपके लिए खराब किया कि वो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब भी अगर डोमिनेंट बताना पड़े तो दिक्कत है। तो डोमिनेंस एक एग्जाम्पल हमने बताया, जैसे क्लास में एक 30 to 35 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है और लेक्चर चल रहा है, क्वेश्चनिंग हो रही है, उस क्वेश्चन का जो आंसर दे रहे हैं बच्चे, तो द वन हु इज गिविंग द आंसर और रिएक्टिंग ऑन द क्वेश्चन, that student are called dominant student। उनको बोला गया
डोमिनेंट स्टूडेंट। अब पहला जो लॉ है मेंडल का वो इसी पर है, तो इसको लेकर चलते हैं। मेंडल ने 2 प्लांट लिया था और इसी के साथ आपको मोनोहाइब्रिड और क्लियर करते हैं। मोनोहाइब्रिड भी आपको बताया था। एक टॉल प्लांट लिया और दूसरा ड्रॉप प्लांट, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब इनकी क्रॉसिंग हुई तो सारे के सारे प्लांट्स जो हैं टॉल निकल गए। तो मेंडल ने सोचा कि हमने ड्रॉप भी रखा पर ड्रॉप का कैरेक्टर कहीं शो नहीं किया। हमने आपको बताया था अगर एक भी एलील टॉल का कर रहा है तो उसको टॉल ही बताएंगे। यहाँ भी टॉल है, यहाँ भी टॉल है, यहाँ भी टॉल, यहाँ भी टॉल, दैट मीन्स ऑल टॉल प्लांट। तब उन्हें थोड़ा सा अचंभा हुआ कि हमने ड्रॉप यूज किया है तो इसका कैरेक्टर शो क्यों नहीं हो रहा है फिनोटिपिक। तब इन्होंने इनका आपस में क्रॉसिंग कराया और इस क्रॉसिंग को एक स्क्वायर में कराया। उस स्क्वायर को बोलते हैं पनेट स्क्वायर, इसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर। ये भी सब टर्म्स हैं तो समझना पड़ेगा। अब एक एलील को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, और जब क्रॉस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट टू मतलब दिस साइड टू दिस साइड करते हैं। क्लियर? अब कैपिटल जो होगा इधर से इधर तो करते हैं, लेकिन जो भी कैपिटल हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कैपिटल को पहले लिखेंगे और स्मॉल को बाद में लिखेंगे। तो टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे देखिए एक कैरेक्टर्स आपको दिखा होगा स्मॉल टी एंड दिस इज कॉल्ड द डॉट। और इसका जो रेशियो आया वो 3:1 जो मोनोहाइब्रिड में आपको हमने बताया था फिनोटिपिक रेशियो। जो बाहर से आपको एक ड्रॉप दिख रहा है 3, आपको फिनोटिपिक दिख रहे हैं या टॉल दिख रहे हैं, और जीनोटिपिक रेशियो हुआ 1:2:1, मतलब 1 प्योर है टॉल, 2 हाइब्रिड है, 1 डॉर्फ है। तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब अगर हम बात करें वही स्टूडेंट की जो आंसर दे रहे थे, मान लीजिए 30 स्टूडेंट थे, 10 बच्चे उसमें एक्टिव थे जिन्होंने रिस्पॉन्स किया था। अब उनको हम अलग कर दिए, उनको कहे जाओ आप ग्राउंड टहल के आओ, पानी वानी पी के आओ, 10 मिनट के बाद आना। अब बचे 20 बच्चे। अब जो लेक्चर चल रहा है तो उसमें से आंसर जो आएगा तो यही बच्चे तो देंगे ना। इन बच्चों में से जो निकल के आया उसमें कौन डोमिनेंट था और अभी भी कितने रिसेसिव बचे थे वो हमने पनेट स्क्वायर में करके देखा। क्लियर? अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकेंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उनको अलग करने वाली बात हुई तो वो जो हमने निकाला था टी, तो इसको जब हमने पनेट स्क्वायर में रखा तो इसका जो रेशियो आया 3:1, 1:2:1, तो इस रेशियो को बोला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर?
नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब जितने भी बचे हुए बच्चे थे उनमें आपस में कौन अपने कैरेक्टर्स को शो कर रहे हैं। एलीज जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक एलील ये है, आपस में अगर रिएक्ट करेंगे या आपस में अपने जो है कैरेक्टर शो करेंगे तो कौन जो है कि ज्यादा डोमिनेंट है, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। साथ में भी है लेकिन अपने कैरेक्टर्स शो कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझते हैं। अभी तक जो हमने दो इसको देखा है वो मोनोहाइब्रिड में था, अब जो तीसरा देखेंगे वो है डाइहाइब्रिड में, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ, थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको हम डाइहाइब्रिड से देखेंगे। डाइहाइब्रिड भी हमने आपको समझाया था, जिसमें टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेते हैं। क्लियर। अब जनरली आप एग्जाम्पल देखो कि आपकी क्लास में भी अगर लेक्चर होगा तो वहां पे राउंड और रिंकल को लेंगे या तो येलो और ग्रीन को लेंगे। हम आपको टॉल और ड्रॉप को ही लेकर चलते हैं। तो डाइहाइब्रिड ले रहे हैं, टॉल और ड्रॉप में अगर देखें, इसको रब कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस की ज्यादा जरूरत हमें पड़ेगी। टॉल प्लांट लिया, यहाँ पहले लिख लेते हैं टॉल प्लांट, और रेड कलर लिया, डाइहाइब्रिड है। टॉल के साथ हुआ डॉर्क और रेड के साथ हुआ व्हाइट। क्लियर। टॉल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? टॉल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, रेड को रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर से, डॉर्क को रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से, और रेड को रिप्रेजेंट किया स्मॉल आर से। क्लियर हो गया। देखिए डबल डाइहाइब्रिड है ना, ये इसके साथ का ये इसके, मतलब ये डोमिनेंट ये रिसेसिव। अब हम बात करते हैं इसको कैसे निकालेंगे। डाइहाइब्रिड का रेशियो आपको हमने बताया था 9:3:3:1। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, इसको स्टेप वाइज आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में ये आपको रिप्रेजेंट करना था। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एक एलील आप यहां से लीजिए, एक एलील यहां से लीजिए, एक एलील यहां से लीजिए, एक एलील यहां से लीजिए। तो एक एक एलील लिया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको आपस में रिएक्ट करा देंगे, मतलब क्रॉस करा दिया। तो टी का टी के साथ, आर का आर के साथ, ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इनको आपस में रिएक्ट करेंगे। टी को आर के साथ, पहला का पहले के साथ, अब इसी टी को इस स्मॉल आर के साथ, फिर इस टी को इस आर के साथ, फिर इस टी को इस आर के साथ। क्लियर। देखिए यहाँ पे चारों अलग अलग आपको दिख रहे हैं। तो इस 4 स्टेप से ये निकालना जरूरी है डाइहाइब्रिड का रेशियो। फिर इन चारों को आपस में जो है कि रिएक्ट करेंगे या क्रॉस करेंगे, तब आपका रेशियो आएगा 9:3:3:1। और इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले हम डाइहाइब्रिड या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए हम 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज करेंगे। चाहे हम कुछ भी यूज कर लें, एक्सिलरी वर्ड, टर्मिनल वर्ड, पॉड को ले लें, येलो, व्हाइट या ग्रीन ले लें, जो भी लेना है आपको ले लीजिए। तो कुछ भी लेंगे, 7 कैरेक्टर्स तो मेंडल ने दे दिया था, लेकिन आपके पेपर में शायद उसको चेंज करके दे दें। ठीक है, तो उस पे ही डिपेंड मत रहिए, वो आपके समझने के लिए है कि टॉल है, रेड है, टॉल के साथ ड्रॉप है, रेड के साथ व्हाइट है।
अगर येलो को आपको मान लीजिए ग्रीन को डोमिनेंट बना दिया तो येलो आपका रिसेसिव हो जाएगा। तो वहां पे देखना है क्वेश्चन वहां पे कैसे आया है, उस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप है हमें एलील को रिप्रेजेंट करना है। सेकेंड स्टेप में एक एक एलील को हम नीचे ले लेंगे दोनों कैरेक्टर से, फिर हम इधर के एलील से सिर्फ एक बार क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी को स्मॉल टी से, कैपिटल आर को स्मॉल आर से। तो ये हो गया आपका स्टेप 3। फोर्थ स्टेप 2। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको आपस में आप कर लेंगे। तो ओवरऑल जब यहाँ पे आ जाएंगे तो कैपिटल टी का आर से, कैपिटल टी का फिर स्मॉल आर से, मतलब एक को 2 बार या दोनों एलील से हम रिएक्ट करेंगे तो 2 इधर मिलेगा, फिर स्मॉल टी से कैपिटल आर स्मॉल आर से करेंगे तो 2 एलील यहाँ मिलेंगे। 4 स्टेप में हो जाएगा। पहले में आप रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड में एक एक को उतार लेंगे, थर्ड में इधर का एक एक से रिएक्ट करेंगे, सेकंड में आपस में रिएक्ट करेंगे, तो ये 4 एलील बन जाएंगे। अब इसी का हम रेशियो निकालते हैं डाइहाइब्रिड में, और यह कहेंगे पनेट स्क्वायर में। इसको हम रब करते हैं। अब इसको रोक के रखते हैं क्योंकि इसी का हमें यूज करना है। देखिए कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इसी 2 एलील को हम ऊपर भी लिखेंगे और फिर रिएक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इसको जो है कि हम डाइहाइब्रिड पनेट स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे 16 में, क्योंकि 9:3:3:1 जो है टोटल हुआ आपका 16। ये हो गया 16। अब हमने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड से ऊपर की ओर हम क्रॉस करते हैं और पहले कैपिटल को लिखेंगे फिर स्मॉल को लिखेंगे, चाहे वो आपके साइड में हो चाहे ऊपर में हो। तो पहले टी का टी, आर का आर, क्लियर। फिर इस टी से इस टी को, फिर इस आर को इस आर से, लेकिन पहले बड़ा फिर छोटा, फिर इस टी को इस टी से, फिर इस आर को इस आर से, इस टी को इस टी से, फिर इस आर को इस आर से। तो ये पहला बॉक्स क्लियर हुआ। नाउ सेकेंड, अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल और कैपिटल आर, लेकिन पहले हम बड़ा लिखेंगे फिर छोटा लिखेंगे। कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। क्लियर। नाउ थर्ड इज स्मॉल टी कैपिटल टी, पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा, दोनों आर बड़ा है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि ये छोटा ये बड़ा है तो बड़े को लिखेंगे, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर आप लिखेंगे स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो पहले कैपिटल फिर स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये आपका निकला। इसमें टॉल कितने हैं, टॉल के साथ रेड कितने हैं, टॉल के साथ आपका वाइट कितने हैं, और ड्रॉप वाइट कितने हैं, और या ड्रॉप वाइट कितने हैं, या वाइट ड्रॉप कितने हैं। तो देखते हैं कितना है, रेशियो आपको दिखाते हैं।
रेशियो आपका जो आ रहा है 9:3:3:1। तो 9 जो आ रहा है ये आपका टॉल रेड है। टॉल रेड मतलब आपका ये अगर हुआ तो टॉल, ये हुआ तो टॉल ही रिप्रेजेंट हुआ, ये भी हुआ या ये हुआ तो ये रेड। क्लियर? ये हुआ और तो ड्रॉप और स्मॉल आर स्मॉल है तो आपका वाइट। क्लियर? तो इसको देखते हैं। आपका कैपिटल टी कैपिटल आर टॉल, यहाँ पे टी लिख दे रहे हैं। टॉल रेड देखिए एक है ना, ये रेड में ही आया। टॉल रेड टॉल रेड टॉल रेड टॉल रेड टॉल रेड। तो 1 2 3 4 5 6 7 और टॉल रेड तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया। ये हो गया आपका 9 जो टॉल रेड थे। टॉल रेड। अब टॉल वाइट देखना है तो टॉल के लिए आपका तो है कैपिटल, लेकिन वाइट जब दोनों आर स्मॉल होंगे तो दोनों आर स्मॉल हुए किसमें? आपका ये देखिए एक यहाँ पे टॉल है पर स्मॉल आर, एक भी है तो कैपिटल हुआ क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बड़ा एक छोटा तो टॉल रिप्रेजेंट होगा, लेकिन दोनों आर स्मॉल है। यहाँ पे भी दोनों आर स्मॉल है तो ये हो गया टॉल वाइट। टॉल वाइट। अब आपको देखना है कि स्मॉल टी मतलब दोनों अगर स्मॉल है तो हुआ ड्रॉप और रेड। ड्रॉप रेड। डॉर्फ रेड भी 3 है, देखिए दोनों छोटे हैं यहाँ पे तो ये क्या हुआ? दोनों डॉर्फ। और एक भी अगर कैपिटल हुआ तो क्या हुआ? वो रेड। और एक कैपिटल आपका यहाँ पे देखो दोनों भी है तो भी रेड, एक यहाँ पर है तो रेड, एक यहाँ है तो रेड। तो यहाँ पे एक दूसरा मार्क लगा देते हैं। देखिए रेड वाले में जो टॉल रेड है वहाँ रेड, और जो टॉल वाइट था वहाँ पे एस्ट्रिक का साइन लगा दिया हमने, और जहाँ पर डॉर्फ रेड है वहाँ पे हैशटैग लगा दिया। अब बच रहा है 1। अब वो 1 क्या है? आपका डॉर्फ वाइट। डॉर्फ वाइट। और डॉर्फ वाइट आपको दोनों स्मॉल होने ही चाहिए, चाहे वो स्मॉल टी हो चाहे स्मॉल आर है। वो आपका यहाँ पे है, यहाँ पे हम अपना ही नाम लिख लेते हैं ताकि आप जान जाओ। या तो लास्ट में जो समझ जाना वो एक ही रेशियो है, वो डॉर्फ वाइट का हो गया। इसको निकालने के लिए ये याद भी कर लोगे 9:3:3:1, लेकिन इस तरीके से भी निकाल पाओगे तब ही जब आपका ये वाला 4th स्टेप जो पीछे बताया था वो निकल पाएगा तब। अगर वो नहीं निकल पाया तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ये निकालना इम्पोर्टेंट है। यही तक था आपका इम्पोर्टेंट 3 मेंडल लॉ। अब कुछ लेक्चर्स छोटा मतलब बचा है, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, कलर ब्लाइंडनेस, ऐसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं। उनको जब हम खत्म कर लेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में खत्म भी हो जाए। तब तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है समझने में तो इसको बार बार देखिए, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो राइट इन माय कमेंट सेक्शन बॉक्स। थैंक यू।